हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्रदर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान सा और फिजिक्स का चैप्टर है ये, बहुत आसान है। इससे पहले भी हम क्लास 8th में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, मैंने पहले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है ये। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं, वरना आप इसे समझना चाहे तो इसे समझो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। रिफ्रैक्शन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। रिफ्रैक्शन तो वो होता है जो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके कोई लाइट रे टकराए और सेम मीडियम में वापस रिफ्रैक्ट हो जाए। वो लाइट रे इस मीडियम के दूसरी साइड नहीं जाती, वो सेम साइड में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। पर रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो और उस लाइट रे की डायरेक्शन में कुछ चेंज आ जाए, उस लाइट रे की ओरिजिनल पाथ्स बेंड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि इसमें डेफिनेशन भी आती है, 1 1.5 नंबर की ये डेफिनेशन है, इसे आप पढ़ सकते हैं, याद करें। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, कोई भी लाइट रे की डायरेक्शन में चेंज when it passes from one medium to another medium, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, अब ये डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम में हमने क्या बताया कि एक कोई मीडियम बनाया जो ग्लास स्लैब है, ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अच्छा, एक मीडियम एयर है, जो एयर क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, तभी तो एयर के अंदर लाइट पासेज होती है। अच्छा, हमने इस मीडियम के ऊपर वाली जो बाउंड्री है, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की। आपको भी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नॉर्मल जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। नॉर्मल क्या होती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। कोई भी सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल जो बनाए वो नॉर्मल होती है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक कोई इंसिडेंट रे, कोई भी लाइट रे इंसिडेंट रे उसको बोलते हैं जो आ रही है, उसने क्या किया? एक पॉइंट के ऊपर फॉल हुई। अच्छा, पॉइंट के ऊपर फॉल होने के बाद ये इस मीडियम के अंदर एंटर हुई, इसका मीडियम क्या हुआ? चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पाथ जो इसका था, सीधी जानी थी, उससे ओरिजिनल पाथ से ये क्या हुई? रिफ्रैक्ट हो गई। या ऊपर वाली साइड भी रिफ्रैक्ट हो सकती है, नीचे की साइड भी हो सकती है, वो डेंसिटी लॉज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ में जो चेंज हो गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते टाइम, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। अच्छा, ये डेफिनेशन हमारी आपने समझ ली। अब देख लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, आई एंगल से उसे डिनोट किया जाता है। आई एंगल से उसे हम लिखेंगे। अच्छा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए, कुछ भी एंगल हो सकता है, 50, 60, 30, जो भी एंगल जो बनाए उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होता है? जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी उसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको इंसिडेंट रे समझ में आया? इंसिडेंट रे जो रे आई और रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्टेड रे जो जिसने मीडियम चेंज करने के बाद जिसकी डायरेक्शन चेंज होगी वो रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल जो 90 डिग्री बनाए कोई भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। अच्छा, उसके बाद आपने इंसिडेंट एंगल समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने समझा। इसके ये 4 पॉइंट है। जहाँ पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको पूछ ले तो कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। अच्छा, ये ग्लास स्लैब का हमने एग्जांपल लिया था। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको समझ में आया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझ में आया, आपने डेफिनेशन देख ली। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो रहा है, हमें पता चला कोई भी लाइट रे जा रही थी, उसकी डायरेक्शन जब वो उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हुई, उसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया, हमें पता चला। पर उसके कुछ रीज़न होंगे किस कारण से रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो लाइट रे बेंड हो क्यों रही है।
इसके रीजन्स, दो रीजन्स आते हैं आपके पास, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रे और चेंज इन डेंसिटी। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट रे, आपको भी पता होगा कि अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट रे की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर एयर से भी ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे कि एयर के अंदर स्पीड होती है अप्रोक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है एयर के अंदर। अच्छा, उससे कम स्पीड किसके अंदर होती है? एयर से कम स्पीड हमारी वाटर के अंदर होती है। स्पीड लाइट रे की वाटर के अंदर कितनी होती है? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वाटर से ज़्यादा स्पीड कम स्पीड किसके अंदर होती है? इस ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर लाइट रे की स्पीड कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ग्लास से कम किसके अंदर होती है? डायमंड के अंदर। हमने 4 एग्जांपल लिए हैं। डायमंड के अंदर कितनी स्पीड होती है? डायमंड के अंदर हमारी स्पीड होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप कम से कम ये 4 आप याद रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट रेज बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा लाइट रे की स्पीड किसके अंदर होगी? एयर और वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उससे कम होगी हमारे पास वाटर के अंदर 2.25 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद आएगा ग्लास। ग्लास में कितनी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड के अंदर 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड रे, जब कोई लाइट रे आ रही थी एयर के अंदर और हमने नीचे क्या रखा? वाटर रखा। जब कोई भी लाइट रे एयर से वाटर के अंदर एंटर होगी तो उसकी स्पीड में चेंज होगा। उसकी स्पीड एयर के अंदर 3 × 10⁸ थी, वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ हुई। उसकी स्पीड के अंदर चेंज होने के कारण क्या हुआ? वो अपनी डायरेक्शन से कुछ बेंड हुई, ओरिजिनल पाथ से कुछ थोड़ी बेंड हुई। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ बैंड हो गई वो ठीक है, उसका कारण क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट रे चेंज हुई है, इसके कारण वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हुई। अच्छा, दूसरा इसका रीज़न रहता है कि डेंसिटी। डेंसिटी कैसे रीज़न रहता है? हमें भी पता है, कोई भी हम अगर एयर के पार्टिकल्स को देखें, एयर्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एयर के पार्टिकल हमने पढ़ा था छोटी क्लास में, सॉलिड स्टेट उस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई एयर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या है? स्पीड ऑफ लाइट रे इसके अंदर ज़्यादा रहती है। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट रे ज़्यादा रहती है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अगर इसके अंदर कोई भी लाइट रे पास होगी तो वो बहुत कम किसी पार्टिकल से टकराती टकराती बाहर निकलेगी, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। अब हमने अगर कोई वाटर लिया, एक ग्लास के अंदर हम अगर वाटर लेते हैं, कोई भी कंटेनर में हमने एक वाटर रखा, ठीक है, इस कंटेनर में वाटर को भरा, तो वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा चिपके चिपके होते हैं, एयर से चिपके हुए पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हमने वाटर रखा, वाटर के पार्टिकल्स क्या थे? पास पास में थे। ठीक है। अब कोई लाइट रे अगर आएगी तो वो क्या होगी? इन पार्टिकल से टकराती टकराती बाहर निकलेगी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एयर से कम स्पीड हो जाएगी इसकी, टकराती टकराती मुश्किल से बाहर निकल पा रही है बेचारी। अच्छा, इसके बाद हम अगर डायमंड का एग्जांपल लें, डायमंड का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो डायमंड क्या है? ऐसा हमने कोई एक डायमंड बनाया, ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्या हुए? बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपके हुएंगे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा चिपके होने से इसके पार्टिकल्स, इसकी डेंसिटी क्या हो गई? हाई होगी। अब इसके अंदर से कोई लाइट रे पास होगी तो ये क्या है? लाइट रे को निकलने नहीं देगा। लाइट रे की स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, कितनी? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी डेंसिटी हाई है, स्पीड कम होगी, डेंसिटी कम हुई, स्पीड ज़्यादा होगी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे। स्पीड ऑफ लाइट रे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ लाइट रे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? डेंसिटी। ये हमारे पास एक फिनोमिना बनता है कि डेंसिटी क्या है? लाइट रे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने दो रीज़न देखे कि किस कारण से लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट हो रही है।
इसमें डेंसिटी कम थी, लाइट रे की स्पीड ज़्यादा थी। इसमें डेंसिटी हाई थी, लाइट रे की स्पीड कम हुई। और ज़्यादा डेंसिटी हाई करते हैं तो स्पीड रे और ज़्यादा कम हो जाती है। हमने ये स्पीड ऑफ लाइट ये हमें याद रखने कम से कम 4 हमारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इनके ऊपर। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर हो, एंटर हो, तो इसमें रेयर मीडियम हम किसे बोलते हैं? रेयर मीडियम उसे बोलते हैं जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हों, और डेंसर मीडियम उसे बोलते हैं जिसके पार्टिकल्स पास पास हों। अब ये रेयर मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अब वाटर रेयर मीडियम कब होगा? जब नीचे हम वाटर से भी ज़्यादा डेंसर मीडियम कोई और ले लें। और इसकी जगह डायमंड भी हो सकता है। जब डायमंड रेयर कब होगा? जब हम डायमंड से भी ज़्यादा डेंसर मीडियम कुछ और मीडियम ले लें यहाँ पे। अच्छा, डेंसर और रेयर मीडियम कोई भी मीडियम हो सकते हैं, 2 मीडियम होंगे, एक डेंसर होगा एक रेयर होगा। अगर दोनों मीडियम सेम हो तो लाइट रे के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम लाइट रे अगर यहाँ पे हमने ऊपर भी वाटर लिया, नीचे भी वाटर जितनी कोई डेंसर मीडियम लिया, जैसे कि वाटर जितना ही कोई डेंसर और कोई मीडियम हो, तो रे ऑफ लाइट क्या है? सीधी चली जाएगी, इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके अंदर हमने देखा कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर हो, फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जब कोई लाइट रे एंटर होगी तो वो अपनी ओरिजिनल पाथ से डायरेक्शन चेंज होगी, और ये जो नॉर्मल हमने 90 डिग्री एंगल के साथ बनाई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, वो 90 नॉर्मल की तरफ टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगी लाइट रे, तो वो नॉर्मल की तरफ टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन एनी लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। जब ऊपर वाला मीडियम रेयर हो, नीचे वाला मीडियम डेंसर हो, तो कोई भी लाइट रे क्या होगी? बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। इतना फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया। अब आप देखिए कि जब ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो, नीचे वाला मीडियम रेयर हो, जब कोई लाइट रे ऊपर से आ रही हो और नीचे की तरफ जा रही हो, नीचे वाला मीडियम क्या हो? रेयर हो, तो वो क्या होगी? नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या हुआ? नॉर्मल से दूर चली गई। When any light ray enter from denser medium to rare medium, it goes from far from the normal। ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी जब कोई डेंसर से रेयर के अंदर आएगा, और रेयर से डेंसर के अंदर आने पे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इतना आपको समझ में 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारे आगे बहुत काम में आने वाले। इन 2 को अच्छे से समझ लेना कि रेयर से जब डेंसर में एंटर हो तो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी, और जब डेंसर से रेयर के अंदर शिफ्ट हो तो फार फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी। इतना आपको समझ में है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर हमारे पास एक डायग्राम आता है। ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, थोड़ा सा हार्ड डायग्राम भी आपको लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है। ये डायग्राम देख के आपको डरना नहीं है। आपने वो नहीं सुना, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इस डायग्राम के अंदर क्या है? ABCD। हमने एक ग्लास का प्रिज्म बनाया है, ग्लास का स्लैब है। ये ग्लास स्लैब एक 3D के अंदर देखें तो एक क्यूबॉइड की जैसा दिखाई देता है हमें। हमने क्या किया? उस क्यूबॉइड के ग्लास स्लैब को एक टेबल के ऊपर रखा। उस टेबल के ऊपर रखने के बाद उसके अंदर एक लाइट रे को पास किया। अब हमने देखा कि लाइट रे की जो डायरेक्शन थी, जो हमने इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्शन छोड़ी थी, वो लाइट रे की डायरेक्शन कितनी डाइवर्ट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एक ABCD। हमने एक ग्लास स्लैब लेना है, उस ग्लास स्लैब के ऊपर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हमें हमेशा पता है कि 90 डिग्री बनाता है कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। उसके बाद PQ हमने क्या लिया? एक इंसिडेंट रे है PQ, कोई भी लाइट रे है। इसको पेंसिल नैरो लाइट रे भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली लाइट रे होती है। अगर इसके जगह ब्रॉड या चौड़ी लाइट रे लेंगे तो उसका अपन रिफ्लेक्शन अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक पेंसिल नैरो लाइट रे ली जाती है जो PQ है, इंसिडेंट रे है। अच्छा, पाई एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमने पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद QR,
क्यू आर कौन सी रे होगी, जो रे रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, ग्लास स्लैब के अंदर जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर हुई तो ये टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुई है, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्यू आर हमारी रिफ्लेक्टेड रे हमने समझ ली। उसके बाद गेम शुरू होता है यहाँ से कि आर एस। अब क्या हुआ, डेंसर मीडियम से जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम के अंदर वापस आएगी, ऊपर एयर था, बीच में हमारे पास डेंसर मीडियम आया, ग्लास आया, अब दोबारा क्या आ गई, एयर हमने ले ली, या रेयर मीडियम हम बोल सकते हैं इसको। तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर एंटर होगी तो उसमें क्या हुआ, रीजनल पाथ इसका जानी चाहिए थी, उस नॉर्मल से दूर चली गई। नॉर्मल से दूर जाने से क्या हुआ, अब हमने ऑब्जर्व किया जो इसकी इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था उसके एकदम पैरेलल हुई आर एस फाइनल हमारी जो रे है, जिसको हम एमरजेंट रे भी बोलते हैं, फाइनल रे को आर एस को हम एमरजेंट रे बोलते हैं। वो एमरजेंट रे जो है वो हमारी ओरिजिनल जो इंसिडेंस का ओरिजिनल पाथ था उसके क्या है, पैरेलल है। इतना आपको समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे पी क्यू है, क्यू आर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, आर एस हमारे पास एमरजेंट रे है। एमरजेंट रे कौन सी रे, आर और एस तक जो रे जाएगी वो एमरजेंट रे होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया आपको, पहले बात किया था कि आई एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल वो होगा जो आर होगा। अच्छा, अब जो हमारा एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है कौन सी, एमरजेंट रे, आर एस रे जो हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एमरजेंस। इसकी डेफिनेशन भी 1 नंबर में पूछ ली जाती है बहुत बार। तो एंगल ऑफ एमरजेंस कौन सा होगा, द एंगल बिटवीन द एमरजेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एमरजेंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक 2 नंबर की डेफिनेशन, ये भी पूछ ली जाती है कि लेटरनल डिफरेंस क्या है, लेटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, आर एस और यू वी, जो ओरिजिनल इंसिडेंस ओरिजिनल पाथ था जो यू वी, वो हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। यूवी और आरएस के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरनल डिस्प्लेसमेंट। प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरनल डिस्प्लेसमेंट। इतना आपको समझ में आया, ये इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। बहुत ही आसान सा डायग्राम था, हमने इसको समझा कि 2 नॉर्मल इस पे हमने ड्रॉ करनी है। इंसिडेंट रे होगी, रेयर से एंटर हुई डेंसर मीडियम के अंदर, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे निकली। इसके बाद डेंसर से जब वापस रेयर के अंदर जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जो ओरिजिनल इंसिडेंस रे का जो ओरिजिनल पाथ था उसके पैरेलल वापस निकलेगी, इसे हम एमरजेंट रे बोलेंगे। एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ एमरजेंस होगा। लेटरनल डिस्प्लेसमेंट आपने समझ लिया कि द डिस्टेंस बिटवीन द आर एस एंड यू वी, आर एस एंड यू वी मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द एमरजेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे इज कॉल्ड लेटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारी डेली लाइफ में कुछ इफेक्ट होते हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, पर हम उनको नोटिस नहीं कर पाते। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया हो कि आपने कोई भी एक कंटेनर लिया, पानी से भरा हुआ है वो, और उसके अंदर टॉर्च से अगर आप लाइट लगाते हो उसके अंदर, तो आपको वो लाइट रे जो है वो बेंड दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी रिफ्रैक्शन है। अच्छा, आपने कभी देखा हो कि एक रॉड लेना, आप उसको अंदर वाटर कंटेनर के अंदर उसको डालना, तो आपको रॉड क्या है वो बेंड दिखाई देगा उस रॉड के अंदर। तो उसका रीज़न क्या है कि रिफ्रैक्शन का क्या मेन रोल रहता है कि जब आपने एक रॉड को वाटर के अंदर डाला, ये वाटर कंटेनर है कोई हमारे पास, जब इससे कोई भी लाइट रे इस पॉइंट से जब लाइट रे बाहर निकलेगी तो ये क्या है, हमारे नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल से जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आएगी, डेंसर से रेयर के अंदर आएगी कोई भी लाइट रे, तो क्या होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। फॉरवर्ड अगर शिफ्ट हुई तो ये दूर चलेगी, दूर जाने से यहाँ तक हमारे आई तक आई। दूसरी लाइट रे आई, वो भी नॉर्मल से दूर चलेगी। अब इनका जो अपीयरेंस, जो बैक अपीयरेंस जो बन रहा है वो हमारा कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो हमें क्या वो रोड कैसी दिखाई देगी, बेंड शो होगी। हमें ऐसा लगेगा कि वो रोड टूटी हुई है, पर वो एकदम रोड सीधी होती है। सेम यही सरफेस के अंदर रहता है, सरफेस ऑफ पूल अपीयर टू बी रेज्ड। हमें जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उनका सरफेस क्या है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।
जैसे कि कोई भी हमने एक स्विमिंग पूल लिया, ठीक है, उसके अंदर एक सरफेस हमने देखा ये पानी से भरा हुआ था, ठीक है, हमने इस जगह पे कोई भी देखा कि यहाँ पे कोई कपड़ा या कुछ गिरा हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ है। कैसे कि जब इससे कोई लाइट रे बाहर निकलेगी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी, यहाँ से कोई लाइट रे, दूसरी लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, यहाँ से नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी, यहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं इस कपड़े को, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें जो अपीयरेंस बैक होगा वो कहाँ होगा, अपीयरेंस बैक कुछ इस जगह पे होगा, तो हमें लगेगा कि वो कपड़ा क्या है, फ्लोट कर रहा है, हालांकि वो कपड़ा डूबा हुआ होता है। और हमें क्या लगेगा कि सरफेस, जो पूल का सरफेस है वो क्या है, ऊपर उठा हुआ है, जिस कारण बच्चे क्या है इसके अंदर कूद जाते हैं और वो पूल क्या है, गहरा होता है। पर ऐसे वहम में हमें नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक इफ़ेक्ट और आता है ट्विंकल ऑफ स्टार। स्टार हमें क्या चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी एक स्टार के ऊपर हम फोकस करते हैं तो वो क्या कभी धुंधला दिखाई देता है, कभी ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका रिफ्लेक्शन के कई कारण होता है। जब हम अर्थ से कोई भी स्टार को देखते हैं, यहाँ से आप खड़े हो कि अर्थ है ये, यहाँ से आप खड़े हो कि कोई भी स्टार को देख रहे हो, ये स्टार्स हैं इधर, यहाँ से कोई भी स्टार को अगर आप देख रहे हो तो स्टार से आने वाली लाइट रेज के बीच में क्या आएंगी, लेयर ऑफ गैसेज आएंगी, कोई भी ओजोन लेयर आ गई या कोई भी अलग अलग गैसेस की क्या है, लेयर इसके बीच में आती रहती हैं। तो यहाँ से क्या है, गर्म गैस, कोई ठंडी गैस, इसकी वजह से क्या है, जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होती हुई हमारी आंखों तक पहुँचती है। रिफ्रैक्ट होती हुई हमारी आंखों तक पहुँचने के कारण क्या है, हमें वो कभी चमकता हुआ दिखाई देता है और कभी धुंधला दिखाई देता है। ये स्टार, ट्विंकल ऑफ स्टार एक इफ़ेक्ट है इसका। सरफेस ऑफ पूल हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी इसका एक इफ़ेक्ट है। और हमें जो स्टिक है वो बैंड दिखाई देती है, ये भी इसका इफ़ेक्ट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी थे और दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ भी सेम रहेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन ए सेम प्लेन। कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, जो सब तीनों चीज़ हैं वो एक सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही चीज़ थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ द कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। हर बार ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर एक गिवन मीडियम के लिए। ये जो रेशियो ऑफ साइन आर एंड साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव पावर ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, और इनके न्यूमेरिकल्स भी अगले वीडियो में हम करेंगे।